समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बीते दिन कन्नौज पर गाय पर दिए गए विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है। कन्नौज में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनाती है और हमको इत्र पसंद था, इसलिए हमने इत्र की फैक्ट्रियां लगाई। उसी के विरोध में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लैक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि अखिलेश यादव को गाय गोबर गौशाला से दुर्गंध आती है और उनके यह बयान पर पूरा यादव समाज, सनातन धर्म और सभी पशुपालकों का अपमान है। जो लगाए हैं ये सुभाष यदुवंश हैं, एमएलसी हैं, साथ ही संगठन पर बड़े पद पर हैं, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के। इसके पहले ये युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। कहीं ना कहीं कन्नौज में दिए गए बयान पर जो सियासी सरगर्मी बनी थी अभी भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। सहयोगी राहुल चौहान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। गाय को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान के बाद वाराणसी का माहौल गरमाया हुआ है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव का जिला मुख्यालय पर पुतला फूंका। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और काशीवासी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह की बयानबाजी अखिलेश यादव कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जारी कर रहे हैं कि जो गौ के गोबर से दुर्गंध आती है और कहते हैं मैं तो कहता हूँ कन्नौज में वहाँ इत्र से खुशबू आती है, तो उनको या तो इतिहास पता नहीं है या तो जानबूझ के हमला कर रहे हैं। गाय हमारे लिए पवित्र है, गाय हमारे पास, गाय हमारी माँ है। तो सारे के सारे लोग ये आक्रोश में है, यह आक्रोश का माहौल तो अखिलेश यादव ने पैदा किया है। अखिलेश यादव MY की बात करते हैं, लेकिन वह सिर्फ M को खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि यादव समाज गौवंश का पालन करता है, गौ को अपनी माता मानता है। और ऐसे में अखिलेश यादव के बयान से न सिर्फ यादव समाज बल्कि पूरे देश के लोग आहत हैं। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ राहुल पांडे, काशी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के हिसार के अग्रोहा में मेडिकल कॉलेज के अंदर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही साथ 30 बेड के ICU का भी उद्घाटन किया। PG हॉस्टल का शिलान्यास किया। नवीन जिंदल ने अमित शाह को अपने कार्यक्रम में लाकर अपनी मजबूती को और मजबूत किया है। आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। इसलिए मैं सभी धाकड़ हरियाणा के भाइयों बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ ही साथ जो मेडिकल की सुविधाएं हैं लगातार उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। अग्रोहा एक मेडिकल केंद्र के रूप में हरियाणा में उभर रहा है और वहाँ सिर्फ हरियाणा के लोग नहीं, आसपास के राज्य के लोग भी वहाँ इलाज कराने आते हैं। प्रतिदिन 3000 से अधिक OPD होती है वहाँ पे। तो ये संभावना है कि आने वाले दिनों में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को कैंसर हॉस्पिटल की परमिशन मिल जाए, पर देखना होगा कि इस परमिट मिलने में कितना समय लगता है। पर इतना तो तय है कि गृह मंत्री के जाने से नवीन जिंदल का कद हरियाणा की राजनीति में बढ़ा है। कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मुस्लिम संगठनों में विरोध बढ़ता जा रहा है। ईद के मौके पर भी ये विरोध देखा गया। ऐसे में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया कि वक्फ संशोधन बिल आम मुसलमान और गरीब मुसलमानों के हित में है और देश के हित में है, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, अलग अलग जमीनों पर अपने दावे ठोकता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी पर ये नहीं पता कि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी किस हिसाब से ले रखी है। वो पूरी तरह से अब ये लेखा जोखा जो है वो इस बिल के बाद ऑनलाइन होगा, ताकि इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे। ऐसे में किरेन रिजिजू ने ये भी कहा कि जब CAA लाया जा रहा था तब ये भी कहा जा रहा था कुछ लोगों द्वारा कि लोगों की नागरिकता जाएगी, लेकिन क्या अभी किसी की नागरिकता गई है? ऐसे ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर के गलतफहमी फैलाई जा रही है। जब 1 अप्रैल को यानी कि मंगलवार को सरकार इसे सदन में रखेगी ये माना जा रहा है, तो ऐसे में किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन में इस बिल को रखने के बाद वो
चर्चा के दौरान हर एक सवाल का जवाब देंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ कोमल शर्मा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा और ऐसे में कैग रिपोर्ट लगातार पेश की जा रही है। कल दिल्ली सरकार में पॉल्यूशन को लेकर के एक कैग रिपोर्ट पेश होने वाली है। तय बात है, इसमें केजरीवाल सरकार को घेरने का काम किया गया, जो कि पूर्व में रही है। दिल्ली का पॉल्यूशन वैसे भी चर्चाओं में रहा है, उसको कम करने का दावा रेखा गुप्ता सरकार लगातार कर रही है। लेकिन जो कल कैग रिपोर्ट पेश होने वाली है, उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें वो सारी खामियों को उजागर किया जाएगा, बजट के मिसयूज को भी सामने रखा जाएगा। कुल 14 सीएजी रिपोर्ट्स है जो पेंडिंग है, उसमें से कल 8वीं सीएजी रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल पर आ रही है और इस सत्र में ये 6ठी रिपोर्ट होगी। इससे पहले सत्र में 2 रिपोर्ट आई थी और ये कल की जो सीएजी रिपोर्ट है ये वाहन वायु प्रदूषण पर है। जिस तरह से अभी तक 3 रिपोर्टें अलग अलग विभागों की आई हुई हैं और उसमें केजरीवाल सरकार की काफी धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है, तो ये रिपोर्ट भी केजरीवाल सरकार जो रही है उसके लिए मुसीबत का सबब बनने जा रही है। रेखा गुप्ता सरकार इसी तरह की 10 रिपोर्ट और लेकर के आएगी। ये भी जानकारी भारत एक्सप्रेस के पास एक्सक्लूसिव है। कुल मिलाकर के टोटल 14 सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की जाएंगी। कल 4थी रिपोर्ट पेश होने वाली है। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार और खासकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने दरअसल द हिंदू में एक लेख लिखा है और उसमें भारत में जो शिक्षा नीति है उसको लेकर सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि जो संघीय शिक्षा नीति इस वक्त देश की है वो बेहद कमजोर हो चुकी है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसको सुचारू ढंग से चलाने में असफल नजर आ रही है। करीब 88 से 90 हजार सरकारी स्कूल बंद होने का भी जिक्र जो है सोनिया गांधी ने अपने इस लेख में किया है और आरएसएस जैसे संस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं और कहा है कि जो संघीय शिक्षा ढांचा है उसमें कहीं ना कहीं संघ के लोगों की भर्ती हो रही है और करीब 90 हजार सरकारी स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं, जिससे कि आम जनमानस के जो बच्चे होते हैं जो असफल होते हैं ज्यादा फीस या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो अब कहीं ना कहीं एक बड़ी दुविधा में आकर खड़े हुए हैं। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि दिल्ली से बाहर के रिटायर्ड जजों को वो वरिष्ठ वकील का दर्जा नहीं दे सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के नियम है 9B के तहत यह संवैधानिक वैधता को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के रिटायर्ड वरिष्ठ जज ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वकील को लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट का नियम 9B है वो भेदभावपूर्ण और मनमाना है, लिहाजा उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की यह भी दलील थी कि दिल्ली का रिटायर्ड जज हो या दिल्ली के बाहर का रिटायर्ड जज हो, आखिर जज तो जज होता है, इसलिए भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। अब देखना होगा दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद क्या याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या नहीं। हालांकि वरिष्ठ वकील और जज मानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का अपना नियम है और जो जहां पर प्रैक्टिस करता है या जहां पर वो जज होता है उसी हाई कोर्ट से उसे सीनियरिटी लेनी चाहिए। अब देखना होगा याचिकाकर्ता आगे क्या कुछ कदम उठाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। प्रधानमंत्री ने एक चिंता व्यक्त की है टेक्सटाइल वेस्टेज का, यानी कि जो पुराने कपड़े होते हैं उसको रिसाइकलिंग को लेकर के, चूँकि जो पुराने कपड़े होते हैं उसकी रिसाइकलिंग 1% से भी कम है, यानी कि बहुत ही कम संख्या में जो पुराने कपड़े हैं उनकी रिसाइकलिंग होती है।
में तो बहुत ज़्यादा कपड़ा जो हैगा साल में वेस्टेज, मतलब कई चीज़ें बिकती नहीं है तो वो इकट्ठी होते होते गट्ठर बन जाता है। कई मार्केटों से जो कबाड़ी टाइप जो लोग हैं वो आके हमारे से औने पौने दाव में ले जाते हैंगे, और दुनिया भर के अंदर इस चीज़ का बड़ा वो हैगा, ये इकट्ठा होता है तो ये जाता कहाँ है। पोल्यूशन का एक ये भी दूसरा वो है। इस चीज़ को पीएम ने अगर उठाया है तो इस चीज़ को सरकार को पहल करनी चाहिए इन चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि ये वेस्टेज जो हैगा, जब पुराने कपड़े हैं उनके थैले भी बनते हैं, बैग भी बनते हैंगे, चटाइयाँ बनती हैंगी, बहुत सारी चीज़ें बनती हैंगी, पर उसमें बहुत कम प्रतिशत है, 0.0 कुछ ये कह लीजिए। इस चीज़ को अगर ठीक करना है तो सरकार को कदम पहले करनी चाहिए। रिसाइकलिंग की बात की जाए तो हरियाणा का पानीपत इसका हब बनता जा रहा है। पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग की जाती है, क्योंकि पुराने कपड़े भी मार्केट में दोबारा से साफ करके कम दामों पे बेचे जाते हैं, लिहाजा ये भी एक गंभीर समस्या है और रिसाइकलिंग जरूरी हो गई है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। राजधानी देहरादून में कोटू का आटा खाने से 200 से ज़्यादा लोगों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें दून अस्पताल, कॉर्पोरेशन समेत कई अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिन्हें देखने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर स्वास्थ्य सचिव तक पहुंचे, जिन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को इलाज बेहतर तरीके से मिले और किसी को भी रेफर ना किया जाए। देखिए, ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है, और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है, सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत ख़राब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही मिलावटखोरी को लेकर विभाग सख्ते में है, जिसके बाद स्वास्थ्य सचिव के द्वारा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि छापेमारी में तेजी लाई जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाएं सामने न आए। लगातार इस तरीके की घटनाओं से विभाग के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सौरभ भाटिया, भारत एक्सप्रेस, देहरादून। वाराणसी रेलवे कैंट स्टेशन के ठीक सामने फ्लाईओवर के नीचे लगने वाली नाइट बाजार में आज सुबह सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब राधे श्याम सेठ नामक के व्यक्ति के दुकान में आग लग गई, और यह आग शॉर्ट सर्किट से लगने के बाद इतनी विकराल रूप ले लिया कि बगल वाली दुकान संजय यादव नामक जो व्यक्ति का है उस दुकान को भी अपनी आग की चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग इतनी विकराल रही, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ ने मौके पर पहुँच करके आग बुझाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इसके पहले वहां पे एक भीषण हादसा भी घटा जिसमें गैस का सिलेंडर ब्लास्ट होकर के दूर जाकर के गिरा। सबसे सोचने वाली बात यह है कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने इस फ्लाईओवर के नीचे जो नाइट बाजार की दुकान लगती है उसके ठीक सामने जो है भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल टैंक भी है, और इस सड़क से लगभग प्रतिदिन लाखों लोग आते जाते हैं। चलते फिरते इस रोड पे हजारों की संख्या में रोडवेज की बसेस तथा अन्य जनपदों से आए हुए गाड़ियाँ भी चलती है, लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि इस पूरे घटनाक्रम में जहां आग तो लगी लेकिन किसी भी व्यक्ति को हताहत होने की सूचना नहीं है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। माँ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हम आज पहुँचे हैं माडरे वाली माता पर। माडरे वाली माता इसलिए कही जाती है क्योंकि ये रियासत, सिंधिया रियासत कालीन समय काल में इनकी स्थापना हुई थी, और जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनके पूर्वज यानी कि जियाजी राव के द्वारा 135 वर्ष पूर्व इनकी स्थापना की गई थी। वहीं यहाँ मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में माता का जो स्थान है वो अपने आप में अकल्पनीय है, क्योंकि कैंसर पहाड़िया पर यह माता का स्थान स्थापित है और यहाँ हजारों की संख्या में भक्त हर चैत्र नवरात्रि को पहुँचते हैं। भाई भक्तों का कहना है माता पर जो भी स्वच्छ मन से आता है माता उनकी पूरी मन्नत पूरी करती हैं। आने में अच्छा लगता है, आते रहते हैं। कितने वर्षों से आ रही हैं?
कई वर्षों से आ रहे हैं। माता के यहाँ आने से क्या सुकून मिलता है, क्या मनोकामना अच्छा लगता है, मनोकामना सुख शांति मिलती है। महाराष्ट्र से लाकर के माता की स्थापना यहाँ पर सिंधिया रियासत काल के राजवंशों के द्वारा स्थापना कराई गई थी और तभी से आज तक यहाँ सिंधिया राजवंश के जो मराठा हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में जब भी सिंधिया राजवंश अपना जो भी नया कार्य शुभारंभ करते हैं उससे पहले मार्रे की माता पर आकर जरूर मत्था टेकते हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।